नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. Capital structure decisions में mainly we have to decide that in our capital what will be proportion of debt and equity. That means जो हमने funds raise करने हैं, जो हमारे कैपिटल कंपनी की फॉर्म कर रही है, जो कैपिटल है कंपनी की, उसमें कितना अमाउंट डेब्ट, कितने बोरोड फंड्स होंगे एंड कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होएगा. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेब्ट इक्विटी रेशियो. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में मेनली हमारा क्या डिसाइड करते हैं हम, प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. सो ये मेनली हमारा डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे कि कितना डेब्ट होएगा, कितना इक्विटी होएगा. फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड सेकंड इज रिस्क. नाउ हमने आगे भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजंस. तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, डेप्ट इज चीपर एज कंपेयर टू इक्विटी. डेप्ट में कॉस्ट कम होती है बिकॉज उसमें रिस्क कम है. जो लेंड कर रहा है मनी, उस पर्सन का रिस्क कम है बिकॉज उसको एश्योरेंस होती है रीपेमेंट की. बट इक्विटी के केस में रिस्क ज़्यादा है बिकॉज रीपेमेंट की एश्योरेंस नहीं होती. सो दैट इज़ वाई कॉस्ट ज़्यादा होती है इक्विटी की, क्योंकि हमें उनको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है बिकॉज दे आर हैंडलिंग मोर रिस्क, दे आर बेयरिंग मोर रिस्क. सो डेप्ट इज कॉस्ट किस में कम होती है, डेप्ट में कम होती है. दैट इज़ वाई डेप्ट इज चीपर देन इक्विटी. बट रिस्क अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए रिस्कियर, चीपर कौन है, डेप्ट. बट अगर हम रिस्कियर देखें कंपनी के लिए तो क्या है, डेप्ट ज़्यादा रिस्कियर है बिकॉज डेप्ट में कंपनी को एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है रीपेमेंट की एंड इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता है एज अ फिक्स्ड एक्सपेंस. बट इक्विटी में वो उनको रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो इक्विटी में उनका रिस्क जो होता है वो कम होता है. सो हमें ये दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि कितना प्रपोर्शन डेप्ट का होएगा एंड कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होएगा. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कब होएगा, जब हमारा प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इतना होएगा कि हमारी जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो. नाउ व्हाट डज इट मीन्स, मेनली हम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा डेप्ट एलिमेंट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में वो इतना हो, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर तब ऑप्टिमम होएगा जब हमारा जो डेप्ट एलिमेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका इतना अमाउंट हो जाए कि जिससे जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज इंक्रीज्ड. सो मेनली हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि डेप्ट का प्रपोर्शन कितना होएगा. तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब बनता है, जब हमारे डेप्ट का इतना प्रपोर्शन होता है उसमें कि हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो, जो रिटर्न मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को या जो उनकी वेल्थ है वो इंक्रीज हो. जितना ज़्यादा डेप्ट होएगा उतना ही ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उतना ही ज़्यादा रिटर्न होएगा. एंड वो क्यों होएगा, बिकॉज अगर इफ़ वी आर इशूइंग मोर शेयर्स, अगर हम ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो रही है. बिकॉज जितने ज़्यादा शेयर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो एक शेयर होल्डर को जो अर्निंग्स मिलनी है उनमें वो लेस डिस्ट्रीब्यूट होएंगी. वेयर एज अगर हम डेप्ट इशू कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज होएगा. और वो कैसे मैक्सिमाइज होएगा, वील स्टडी अंडर द कंसेप्ट दैट इज trading on equity. We'll cover just after this कि how debt we'll understand this with the help of numerical कि कैसे debt जो है, debt अगर बढ़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर में debt का प्रपोर्शन तो अर्निंग पर शेयर जो है वो भी इंक्रीज होता है. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन डेप्ट का होएगा, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होएगा. तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं. सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन. एज वी हैव डिस्कस्ड इन फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑल्सो, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी डेप्ट को प्रेफर कर सकती है बिकॉज दे कैन ईजिली रीपे दी देयर पेमेंट लाइबिलिटीज़ फुलफिल कर सकते हैं एंड दे कैन पे दी रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दे विल प्रेफर इक्विटी.
देन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेनली होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि जो हम डेब्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कंपनी पे कर रही है, कंपनी उसको कवर कर पा रही है या नहीं। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट पे हो रहा है तो कंपनी को इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं, इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि वो कंपनी उस इंटरेस्ट को कवर कर पाएगी। अगर कंपनी नहीं कवर कर पाएगी तो दे शुड नॉट प्रेफर दी डेब्ट। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। व्हाट इज EBIT? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया, उससे पहले जो हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो कितने हैं एंड कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर हमारा EBIT ज़्यादा होएगा तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ज़्यादा है, एंड इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ मोर तो वी विल प्रेफर डेब्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा ये कम है तो हमारा ICR भी कम है तो वी विल नॉट प्रेफर डेब्ट। दैट मीन्स हम अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतनी अर्निंग्स नहीं है। थर्ड फैक्टर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जहाँ जो हमने ये फंड्स को बोरो किया है, चाहे इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि मेनली जो हमारा ROI होता है, दैट मीन्स कि जो हमने फंड्स को इन्वेस्ट किया है उन पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट की जो हमारी कॉस्ट है दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो वी विल प्रेफर डेब्ट। बट अगर हमारा ROI कम है, दैट मीन्स हमारी इंटरेस्ट रेट, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है डेब्ट पे, पर वो डेब्ट से जो हमने फंड्स रेज किए हैं उनको इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न कम मिल रहा है। सो इन दैट केस अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वी विल नॉट प्रेफर डेब्ट, बिकॉज जो रिटर्न्स हैं हमें वो मनी को इन्वेस्ट करके वो कम मिल रहे हैं, कॉस्ट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। बट अगर हमारा ROI ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, कॉस्ट कम है हमारी कैपिटल की, इंटरेस्ट रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, तो इन दैट केस वी विल प्रेफर डेब्ट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। देन इज टैक्स रेट। टैक्स रेट हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस में भी कवर किया था कि इंटरेस्ट ऑन डेब्ट और लोन इज टैक्स डिडक्टेबल। सो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है वी विल प्रेफर डेब्ट। देन इज रिस्क कंसिडरेशंस। जो बिजनेस होता है उसमें मेनली 2 टाइप के रिस्क होते हैं जो बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। फर्स्टली देयर इज़ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि वो अपने डेब्ट्स को जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस है उनको मीट कर पाएंगे या नहीं। एंड सेकेंड इज देयर आर ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग रिस्क। दैट मीन्स जो डे टू डे फंक्शन के रिस्क होते हैं लाइक रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो कंपनी को अपने रिस्क जो है उनको कंसिडर करना है। अगर ऑलरेडी रिस्क ज़्यादा है कंपनी में तो कंपनी विल नॉट प्रेफर डेब्ट बिकॉज डेब्ट इज रिस्कियर देन इक्विटी। इन दैट केस कंपनी विल गो फॉर इक्विटी। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो डेब्ट है, अगर कंपनी ऑलरेडी अपनी फुली बोरोड पोटेंशियल जो है, बोरोड कैपेसिटी जो है वो यूज़ कर रही है, तो फर्दर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि फर्दर अगर उनको और फंड चाहिए तो वो बोरो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली जो कंपनी के ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो भी प्रेफर नहीं करेंगे कि कंपनी एक लिमिट के बाद डिबेंचर्स को बाय करे या इन्वेस्ट करे। तो अपनी पोजीशन, अपनी कैश फ्लो पोजीशन, अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को स्टेबल बना के रखने के लिए वो एक लिमिट तक ही डिबेंचर्स में बाय करने चाहिए। सो दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए, जो हमारा कंपनी का बोरिंग का जो पोटेंशियल है वो फ्लेक्सिबल हो। दैट इज़ वाई एक लिमिट तक ही डेब्ट कंपनी रेज करती है, जब वो लिमिट ओवर हो जाती है तो कंपनी को नहीं रेज करना चाहिए। सो इन दैट केस कंपनी विल गो फॉर इक्विटी। देन इज स्टॉक मार्केट कंडीशंस। अगर तो स्टॉक मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी चल रही है, दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड्स हैं, वहाँ पे अच्छे ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो कंपनी विल प्रेफर इक्विटी शेयर्स। कंपनी उनको सेल करेगी या एक्सचेंज करेगी, ट्रेड करेगी, सो क्योंकि बुलिश कंडीशंस चल रही है। वेयर एवर अगर इसकी जगह पे स्टॉक मार्केट में बुलिश नहीं है, दैट मीन्स ऑपोजिट है कि इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे डाउन जा रहा है स्टॉक मार्केट, तो कंपनी विल प्रेफर डेब्ट। देन इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मेनली क्या होता है कि जो भी जो भी हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने कवर किया था, तो उसके अलावा जो भी वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है। एज वी नो, जो इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था +1 में, तो उन पे डिविडेंड हम उनको एंड में डिविडेंड देते हैं। उनसे पहले हम किनको डिविडेंड देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक राइट मिलती है। तो जो भी हमारा डेब्ट है जो हम रेस कर रहे हैं डिबेंचर से और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से,
तो इनकी हमें ये चेक करना है कि क्या हम अपनी ये डेब्ट सर्विस जो कॉस्ट है हम इसको कवर कर पा रहे हैं या नहीं, क्या हमारी इतनी अर्निंग्स हैं जो कि हम इन अर्निंग से इन कॉस्ट को मीट कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं मीट कर पा रहे हैं सो दैट मीन्स वी शुड नॉट प्रेफर डेब्ट इन दिस केस। सो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू debt service coverage ratio is equal to profit after tax then it is, अब profit after tax तो हमने consider कर लिया, but प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स कि हमने अपना इंटरेस्ट सभी एक्सपेंसेस माइनस कर लिए वन टाइम, बट इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर नॉन कैश जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, दैट मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस कैश के टर्म्स में इनकर नहीं हो रहे हैं बट स्टिल जिनको हम कैश में काउंट नहीं कर सकते, बट स्टिल वो एक्सपेंडिचर जो है कहीं ना कहीं हमारा लाइक फ्यूचर में होने वाला है, या जो भी हमारे फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं, एडवांस्ड एक्सपेंसेस हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जो अभी कैश में नहीं हुए। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन दो इट इज़ नॉट इनकर्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बट स्टिल वो हमारा हमेशा वैल्यू मशीनरी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं, एंड जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें जो हमारी अर्निंग्स हैं वो हमें बिफोर इंटरेस्ट चाहिए होती हैं। सो दैट इज़ वाई हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला एंड वी हैव एडेड आवर नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। नाउ वील डिवाइड दिस विद प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो हमने रीपेमेंट करनी है। नाउ व्हाट इट मीन्स कि जो हमारा प्रॉफिट है जब हम उस प्रॉफिट में अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं एंड अपनी डेप्रिसिएशन को भी, तो क्या वो प्रॉफिट इतना इनफ है कि वो ये सारी कॉस्ट को कवर कर पाए? इफ़ हमारा ये प्रॉफिट हमारी अर्निंग्स कवर कर पा रही हैं, दैट मीन्स जो ये डेप्ट को रेज करने के लिए जो भी हमारी सर्विसेज थी, जो भी हमें पे करना पड़ रहा था, अगर वो सारी कॉस्ट हमारी कवर हो रही है तो वील प्रेफर डेप्ट और प्रेफरेंस शेयर्स, अदरवाइज वील नॉट प्रेफर देम। तो अगर ये हमारा ज़्यादा है तो this will also be more and we'll prefer debt. If this is कम, profit after tax and all other non cash expenses को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट अगर हमारा कम आ रहा है तो हमारा DSCR भी कम हो जाएगा एंड डेप्ट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मीन्स कि अगर जो फर्म है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेप्ट रेस कर पा रहा है तो फर्म ज़्यादा डेप्ट प्रेफर करेगा। दैट मीन्स अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है तो फर्म विल प्रेफर मोर डेप्ट देन इक्विटी। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स कि जो हमारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं दे एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर वो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, दैट मीन्स बिकॉज इफ़ वी सी कि जो अगर फाइनेंशियल उनका जो रिस्क होता है उन शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क वो ज़्यादा बेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंडर्स। सो इन दैट केस अगर हमने सपोज कंपनी में वी हैव इशूड इक्विटी शेयर्स, राइट, एंड इन दिस केस कि अब अगर हम और ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी में, अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कंपनी में, तो उसमें क्या होएगा, जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कंपनी को पहले उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। सो इस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न भी इंक्रीज़ होगा। वाई? बिकॉज ज़्यादा रिस्क जो है उनका, वो रिस्क जो होता है वो रिस्क फैक्टर जो है फाइनेंशियल रिस्क है वो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स जो उसके शेयर होल्डर्स है, ओनर्स हैं, उनका भी रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है। एंड अगर रिस्क इंक्रीज़ होएगा तो कंपनी को उनको रिटर्न भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगी कंपनी के लिए। तो कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को पहले जज करेगा, उसके बाद ही ये डिसाइड करेगा कि उनको डेप्ट प्रेफर करना है और इक्विटी प्रेफर करना है। बिकॉज अगर वो डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे उनके लिए मे बी इक्विटी की कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड अगर वो इंक्रीज़ होएगी तो दे विल नॉट प्रेफर डेप्ट एज पर कंपनी का डिसीजन होएगा। Then is flotation cost. We have covered this in financing decisions also. Flotation cost होता है cost of raising
फंड्स। तो इन केस ऑफ इक्विटी वी हैव सीन कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज़्यादा होती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, बट डेप्ट के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट इज लेस। देन कंट्रोल कंसिडरेशंस, इफ़ वी टॉक अबाउट डेप्थ तो वहाँ पे कंट्रोल जो होता है देयर इज़ नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बट इन केस ऑफ इक्विटी देयर इज़ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उनके पास वोटिंग कंट्रोलिंग राइट्स आ जाती है कंपनी की। तो अगर कंट्रोल कंपनी अपने हैंड्स में रखना चाहती है दे विल प्रेफर डेप्ट, अदरवाइज दे कैन गो फॉर इक्विटी। देन इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स कि जो भी ये पब्लिक इशू होता है ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सेबी जो होती है वो इसको पूरा रेगुलेट करती है, पूरा ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स, वील कवर अबाउट सेबी, व्हाट इज सेबी, इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड कैसे ये रेगुलेट करती है, वील कवर दैट टॉपिक। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना वो प्रपोर्शन डेप्ट इक्विटी का रख सकते हैं एज पर मेंशन बाय दी सेबी। तो वो प्रोविजंस जो होते हैं कंपनीज एक्ट के एंड सेबी के जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उनको अपना ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है। देन इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने कंपैटिटर्स पे भी देखना है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना डेप्ट कितना इक्विटी वो यूज़ कर रहे हैं, बट हम ब्लाइंडली उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी अलग है, हमारी रिस्क हैंडल करने की कैपेबिलिटी अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिस्क हैंडलिंग एंड हमें अपनी कॉस्ट देख के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, बट स्टिल एक आइडिया लेने के लिए वी कैन चेक कि हमारे कंपैटिटर्स क्या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, और वो कंपनीज जो आइडियल कंपनीज हैं हमारे नीच में जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर की मेजर्स ले रहे हैं, तो उनसे भी हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। So these were all the factors affecting capital structure कि कितना proportion debt का होएगा, कितना proportion equity का होएगा। Next topic that is very important, that is financial leverage or trading of equity। फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑफ ऑन इक्विटी, इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि जो हमारा प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट है वो हमारा ओवरऑल कैपिटल में कितना है। प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट, हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इज देयर इन आवर ओवरऑल कैपिटल। सो वी कैन ऑल्सो से इट एज डेप्ट अपॉन इक्विटी। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मेनली हमारा क्या मेन कंसर्न होता है कि इफ़ अगर हमारा डेप्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ जो अर्निंग पर शेयर वो कर रहे हैं अर्न, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो इंक्रीज़ क्यों होएगा? बिकॉज देयर आर टू रीजन्स। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है इट इज़ लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज अगर हम इक्विटी ऑलरेडी कंपनी में है, फर्दर हम डेप्ट पे रिलाई कर रहे हैं, हम डेप्ट इशू कर रहे हैं, तो इससे जो कंपनी की कॉस्ट है वो कम होती है, बिकॉज जो लेंडर्स होते हैं उनका रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू ओनर्स रिस्क। सो दैट इज़ वाई उनको हमें कम कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सो डेप्ट इज़ चीपर, वी हैव स्टडीड इट। एंड सेकेंडली जो उन पे इंटरेस्ट पे करना होता है दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल, बट वेयर एज जो हमें डिविडेंड देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है, दैट इज़ नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इनफैक्ट हमें उस पर टैक्स और ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो डेप्ट की कॉस्ट भी कम होती है एंड इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल। तो जितना ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट होएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, उससे अर्निंग पर शेयर जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका पर शेयर जो उनको अर्निंग मिल रही है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेनली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लेवरेज कंसेप्ट यही कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर और शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डेप्ट इज चीपर एज कम्पेयर टू इक्विटी, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डेप्ट पे वो भी टैक्स डिडक्टेबल होता है। सो वील जस्टिफाई दिस थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेनली देयर इज़ कि इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ डेप्ट जो होता है, इसकी एजम्पशन, इसका मेन मीनिंग क्या है कि जितना ज़्यादा डेप्ट होएगा, मोर द डेप्ट, हायर द डेप्ट, मोर विल बी द रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मोर विल बी अर्निंग पर शेयर। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। टोटल फंड्स जो कंपनी को चाहिए थे
total funds required by the company are rupees 30 lakh. कंपनी नीड्स 30 लाख, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करनी है फंड्स की, फाइनेंस जो चाहिए, दैट इज़ 30 लाख रुपीज़. एंड हमें इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट इज़ गिवन कि डेप्ट पे इंटरेस्ट रेट कितना पे करना है, दैट इज़ 10%. देन नेक्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स पर शेयर कितनी वैल्यू है, ₹10. And then next thing is given to us, that is tax rate. Tax rate will be 30% कि हमें कितना टैक्सेस पे करना है अपने प्रॉफिट्स पे. एंड लास्टली हमें दिया हुआ है EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड दे आर ₹4 lakh. So all this information is given in the question. So we'll assume these things. Now हमें 3 situations दी हुई हैं. Situation 1 हमें क्या दी हुई है कि पूरा 30 लाख हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं. So there is no debt in this case. So in this case हमारे इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 लाख इंटू 10, बिकॉज पर शेयर वैल्यू थी 10. तो 30 लाख अगर हम इक्विटी से इशू करें, दैट मीन्स हम 3 लाख शेयर्स इशू करेंगे, विच इज़ 1 शेयर इज ऑफ ₹10. सो हेयर फर्स्ट केस में हमारे शेयर्स कितने होंगे, 3 लाख. सेकेंड केस में इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा है, पर डेप्ट का प्रपोर्शन कम है. 20 लाख हम इक्विटी से कर रहे हैं एंड 10 लाख हम डेप्ट से रेज कर रहे हैं. 20 लाख अगर हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 लाख हमारे शेयर्स होंगे इस केस में. थर्ड केस में हमारा प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट जो है वो ज़्यादा है एंड इक्विटी का प्रपोर्शन कम है. दैट मीन्स हमारा जो इक्विटी है दैट इज़ 10 लाख एंड डेप्ट इज़ 20 लाख. तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1 लाख. सो दीज 3 सिचुएशंस आर गिवन टू अस. इन फर्स्ट सिचुएशन डेप्ट इज़ 0, देयर इज़ नो डेप्ट. सेकेंड में इक्विटी ज़्यादा है बट डेप्ट कम है. थर्ड में इक्विटी कम है एंड डेप्ट ज़्यादा है. नाउ ये 3 सिचुएशंस में हम अपना अर्निंग पर शेयर जो है वो एनालाइज करेंगे कि किस वे में अर्निंग पर शेयर किस केस में हमारा जो है वो मैक्सिमम होता है. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलना है वो जो भी प्रॉफिट्स हैं उनमें से सब कुछ, इंटरेस्ट, टैक्स, एवरीथिंग जब हम माइनस कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो उनके जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उस प्रपोर्शन में उनमें डिवाइड हो जाता है. तो अर्निंग पर शेयर अगर हमें निकालना है, हमें चेक करना है अपना ये कंसेप्ट कि हमारा डेप्ट का प्रपोर्शन इंक्रीज होने से हमारा EPS भी इंक्रीज होएगा. तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम अपनी इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अपना इंटरेस्ट माइनस करेंगे पहले, देन हम अपना टैक्स माइनस करेंगे. तो जब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, EPS. So we'll start with solving the question. This was all the detail that was given to us, or we can assume this. So firstly we'll write first case, second case and third case. Total funds we need. Total funds हमें कितने चाहिए, 30 लाख. In all the 3 cases we write that total funds we need is 30 lakh. Now in situation 1 इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है एंड डेप्ट का क्या प्रपोर्शन है. इक्विटी 30 लाख सारा हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 लाख शेयर्स इंटू ₹10 ईच. सो 30 लाख हो गया, तो शेयर्स कितने हैं, 3 लाख. डेप्ट इज 0. इन दिस केस 20 लाख फ्रॉम इक्विटी, 10 lakh from debt, so 2 lakh shares are there in this case. And in this case 10 lakh from equity, 20 lakh from debt, so 1 lakh shares in third case. Number of shares कितने हो गए, 1 lakh. So now we will start EBIT, that is earnings before interest and tax. हमें कितनी दी हुई थी, in question it was given ₹4 lakh. So we will write in all the 3 cases
earnings before interest and tax was given to us, that is 4 lakh rupees. Now अब हम क्या इसमें से माइनस करेंगे, वील माइनस फर्स्टली इंटरेस्ट, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स. अर्निंग्स अभी जो हमारी अर्निंग्स हैं वो हमारी अर्निंग्स कौन सी आ जाएंगी, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट. दैट मीन्स हमने इंटरेस्ट जो है वो अपना माइनस कर लिया. तो कौन सी अर्निंग्स आ गई है जिसमें से हमने अपना टैक्स नहीं माइनस किया हुआ, अर्निंग्स बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट. सो वी कैन कॉल इट एज EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स. सो वी कैन कॉल इट एज EBT. सो नाउ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट वॉज गिवन टू अस, दैट वॉज 10%. तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें, देयर इज नो डेप्ट, दैट मीन्स देयर विल बी नो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस में हमारा इंटरेस्ट क्या होएगा, 0. तो व्हेन इट इज़ 0, तो अगर हम जब माइनस करेंगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स हमारी क्या आ जाएंगी, 4 लाख. फर्स्ट केस सेम अर्निंग्स आ जाएंगे बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट. सेकेंड केस में इफ़ वी सी हमारा डेप्ट, डिबेंचर्स कितने थे, 10 लाख के. 10 लाख पे अगर हम 10% इंटरेस्ट देखें, सो दैट इज़ 1 लाख. 10 लाख का 10% इंटरेस्ट रेट है. 10 लाख हमारी डिबेंचर्स हैं, तो उन पे अगर हम 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट पे करें, दैट मीन्स वी आर पेइंग 1 लाख एज अ इंटरेस्ट. सो ये 1 लाख जो है, जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ये 1 लाख माइनस कर देंगे, तो अर्निंग्स हमारी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितनी आ जाएंगी, 3 लाख. In this case, our earnings before tax and after interest are 3 lakh. And in this case, debentures की वैल्यू क्या थी, 20 लाख. तो 20 लाख का 10% इंटरेस्ट, दैट मीन्स इट विल बी 2 लाख. तो जब हम 2 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 लाख में से, तो हमारी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितनी आ गई, 2 लाख. दैट मीन्स इंटरेस्ट माइनस करके हमारे पास कितना रह गया, अब 2 लाख. So in first case we are having 4 lakh, second case 3 lakh and third case 2 lakhs. These are earnings before tax but after interest. Now we will minus tax from these earnings and हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएंगी, earnings after tax. What we'll get? We'll get here अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे आएगी, अर्निंग बिफोर टैक्स में से वील माइनस अवर टैक्स रेट. सो हाउ मच टैक्स रेट वाज गिवन, इट वाज गिवन टू अस, दैट वाज 30%. तो अगर हम 4 लाख का 30% विल सी, तो वो कितना हो जाएगा, 30% विल बी 1,20,000. तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 2,80,000. टैक्स रेट वॉज 30% एंड इंटरेस्ट रेट वॉज 10%. तो जो भी हमने टैक्स रेट लगाना है वो हमने अपनी अर्निंग्स बिफोर टैक्स पे अप्लाई करना होता है. वो टैक्स रेट 4 लाख का 30%, 1,20,000. सो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की, 2,80,000 इन फर्स्ट केस. सिमिलरली सेकंड केस में 3 लाख थी हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स. तो इस पर 30% अगर हम लगाते हैं, वील माइनस 90,000. सो हाउ मच लेफ्ट इज 2,10,000. तो अब 90,000 माइनस टैक्स माइनस करके वी लेफ्ट विथ 2,10,000. एंड इन दिस केस 30% ऑफ 2 लाख, दैट विल बी 60,000. सो वी हैव 1,40,000. हाउ मच अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वी आर हैविंग, 1,40,000. फर्स्ट केस में हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स थी 2,80,000. सेकेंड में वी वर हैविंग 2,10,000 एंड इन थर्ड वी वर हैविंग 1,40,000. सो इससे अब हमारे पास 3 केसेस की अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो वी हैव जनरेटेड. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने जो 3 केसेस की थी वो अपनी निकाल ली थी. फर्स्ट केस में वी हैव गॉट 2,80,000, सेकेंड में 2,10,000 एंड थर्ड में 1,40,000. नाउ फर्स्ट केस में हमने अपने शेयर्स निकाले थे जहाँ पे 30 लाख हम इक्विटी से ही जनरेट कर रहे थे. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे, 3 लाख. सो इन फर्स्ट केस नंबर ऑफ शेयर्स वर
3 लाख। इन सेकंड केस 20 लाख इक्विटी से था, 10 लाख डेप्ट से था, तो सेकंड केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 2 लाख, एंड थर्ड केस में इक्विटी से 10 लाख था, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर 1 शेयर 10 रुपीज़ का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 1 लाख। नाउ फाइनली वी विल गेट अर्निंग पर शेयर and EPS, as we have discussed earlier also, EPS is equal to earnings after tax divided by number of shares. So earning per share निकालने के लिए हमें 2 things चाहिए, number of shares and earning after tax. So earning after tax we are having and number of shares we are having. So जब हम 2,80,000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे we will get earning per share that is 0.93. And in this case when we will divide 2,10,000 with 2 lakh we will get 1.05, and this case when we will divide 1,40,000 with 1 lakh we will get 1.40. So you can clearly see that earning per share is minimum in the first case and it is maximum in the third case. थर्ड केस में हमारा जो डेप्थ था दैट वाज मैक्सिमम। इन थर्ड केस वी वर हैविंग 20 लाख डेप्थ्स, 30 लाख में से हमारा 20 लाख जो प्रपोर्शन था वो डेप्थ था। तो जैसे जैसे हमने अपना डेप्थ इंक्रीज़ किया वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर जो था वो भी इंक्रीज़ होता गया। तो ये कंसेप्ट हमारा जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज क्या जस्टिफाई करता है कि प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ जैसे बढ़ेगा साथ ही साथ हमारा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट जो डेप्थ पे होती है वो कम होती है एंड इंटरेस्ट रेट जो होता है दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल फॉर डेप्ट. So we are done with this concept, that is trading on equity or financial leverage. So we have covered what was financial leverage and trading on equity concept. That was very important concept. And next thing that we are going to cover is fixed and working capital. So fixed capital mainly क्या होती है कि हमारे वो decisions जो फिक्स्ड एसेट्स में हमने अपनी मनी इन्वेस्ट करनी होती है. दीज आर मेनली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजंस ओनली कि अपनी जो प्लांट मशीनरी इन सब में जो हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है. एंड ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड एसेट्स में इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई ये डिसीजंस जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व. सो दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर expensive if we talk about fixed investment decisions. And on the other hand अगर हम अपने working capital के decisions देखें they are for short term. वर्किंग कैपिटल मीन्स कि जो विद इन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हमारी कैपिटल हम रेस करते हैं एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं. डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं इंश्योरेंस वगैरह और बिल्स रिसीवेबल एंड ऑल जो हमारे कैपिटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स होते हैं. तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ स्मॉल बट इन दिस केस इट इज़ ह्यूज, इट इज़ एक्सपेंसिव. दे आर मोर लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा होती है करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल में बट लिक्विडिटी हेयर इज़ लेस. सो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंपनी बिकॉज दे अफेक्ट अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. अगर हम अभी प्रॉपर मशीनरी बाय नहीं कर रहे और प्लांट में राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो इससे जो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो हैम्पर होती है. सो बिकॉज ये जो है ये एसेट्स है, इन मशीन से हमने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. प्लांट जो है हमारा वहाँ जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन ऑपरेशंस कंटिन्यू होने हैं. सो दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हमने ये इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है फिक्स्ड एसेट्स में क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट होती है बिकॉज ये एसेट्स कंटिन्यू रहते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं जल्दी इनको. देन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व. दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं. जो भी हम मशीन बाय कर रहे हैं या प्लांट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. देन इज़ रिस्क इन्वॉल्व. रिस्क इन्वॉल्व भी बहुत ह्यूज होता है बिकॉज एक बार ही जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो मनी हमारा ब्लॉक हो जाता है एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट कि हमें उतने रिटर्न्स होंगे जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी या नहीं होंगे. सो वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. एंड लास्ट इज दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल डिसीजंस. मीन्स अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स कि हम इनको इन डिसीजंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं ईजिली. दैट मीन्स अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी हमने तो हम उसको वापस नहीं कर सकते बिकॉज
बहुत प्लानिंग के साथ ये डिसीजन लेने होते हैं, ये जो होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. सो वी हैव टू बी श्योर अबाउट दीज डिसीजंस बिकॉज वी कैन नॉट चेंज देम ईजिली. सो दिस वॉज द वाई fixed capital, fixed asset decisions are so important, or we can say fixed capital decisions are so important. Next thing is factors affecting fixed capital. सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस. नाउ एक बिजनेस को कितनी फिक्स्ड कैपिटल की नीड है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में उनको फिक्स्ड एसेट्स की नीड जो होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज दे नीड मोर प्लांट, दे नीड मोर मशीनरी. बट अगर हम सर्विसेज की बात करें तो उनको उस केस में फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम होती है. सो दैट इज़ वाई फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई प्लांट और मशीनरी नहीं चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक कि अगर हम सेलो या डॉक्टर की सर्विसेज या टीचिंग सर्विसेज की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हमें बड़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो हमारे नेचर पे डिपेंड करेगा, बिजनेस के नेचर पे, कि उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड है और नहीं है. देन इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. सेकेंड फैक्टर इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. स्केल ऑफ ऑपरेशंस मीन्स कि अगर वो बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होएगी, अगर स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है तो कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होएगी. देन थर्ड इज चॉइस ऑफ टेक्निक. चॉइस ऑफ टेक्निक मीन्स कि अगर दे आर डिपेंडेंट अपॉन मोर लाइक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है. कैपिटल इंटेंसिव मीन्स कि ज़्यादा जो वर्क है वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है, तो इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी मोर. बट अगर ज़्यादा उनकी जो टेक्निक वो यूज़ करें दैट इज़ लेबर इंटेंसिव, सो इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. देन इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे एसेट बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो उनको उन एसेट्स को अपग्रेड करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है. सो इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होएगी. फॉर एग्जांपल जो इन कंपनीज में कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं तो वो कंप्यूटर्स बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, या फिर मोबाइल्स होते हैं तो उनके मॉडल्स जो होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं. सो वो अपग्रेड करना पड़ता है एज पर दी चेंजिंग टेक्नोलॉजी. सो इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मोर. देन इज़ डाइवर्सिफिकेशन. जिन कंपनीज़ में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लाइक दे हैव दी ऑप्शंस कि अगर वो अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रहे थे नाउ दे कैन गो फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, तो जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल होता है, डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो कंपनीज मेनली वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है. देन इज़ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो होती है जो कोलैबोरेट कर लेती हैं. दैट मीन्स कि सपोज अगर हम बैंक्स में देखें तो एक ही ATM जो है वो कई बैंक्स वगैरह जो है वो शेयर करते हैं कि एक ATM कई बैंक्स के पर्सनस वहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ये कंपनी उनके लिए कोलैबोरेट कर ले, लाइक एक ही प्लान पे, एक ही बिल्डिंग पे 2-3 कंपनीज वर्क कर रही हैं एंड वो उसकी इन्वेस्टमेंट शेयर कर रही है. सो दैट मीन्स हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होएगी बिकॉज हम शेयरिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. देन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. अगर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, दे नो कि फ्यूचर में वो ग्रो कर सकते हैं, तो दे विल प्रेफर मोर फिक्स्ड कैपिटल उनको फ्यूचर के लिए चाहिए होगी. ऑन द अदर हैंड अगर उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने नहीं है, लाइक दे नो कि उनको इतना स्टेबल रहना है एंड ग्रो नहीं करना, तो दे विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल. लास्ट इज़ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. आज के टाइम में अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी कोई एसेट बाय करना है तो यू नीड मनी फॉर दैट थिंग. यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन रेंट. दैट मीन्स लीज पे भी हम एसेट्स को बाय कर सकते हैं और लैंड या प्लांट जो भी हमें चाहिए उसको हम लीज पे भी ले सकते हैं. सो लीजिंग फैसिलिटीज़ होने के कारण दैट मीन्स कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मंथली और एनुअली रेंट पे कर रहे हैं, एंड देन जब हमारा पर्पस फुलफिल हो गया तो वील रिटर्न दी एसेट. सो इन दिस केस फाइनेंशियल जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है वो हमारी कम हो जाती है एज पर दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अस फॉर फाइनेंसिंग सच इन्वेस्टमेंट्स. देन नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल नीड्स. We have discussed fixed capital needs. Last topic is working capital needs.
वर्किंग कैपिटल इज आवर इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स, जो डे टू डे फंक्शंस है बिजनेस के, उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज़ मेनली नोन एज वर्किंग कैपिटल. इन दिस केस वर्किंग कैपिटल में हमारे जो मेनली करंट एसेट्स आते हैं, दे आर फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो हम फिक्स कैपिटल डिसीजंस में करते थे. करंट एसेट्स के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए दैट वी विल डिसाइड इन वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. तो हमारे करंट एसेट्स कौन से होते हैं, लाइक कैश इक्विवेलेंट्स, सिक्योरिटीज़, मार्केट सिक्योरिटीज़ और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. सो ऑल दीज आर आवर करंट एसेट्स. करंट एसेट्स मेनली होते हैं, दे आर द एसेट्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन 1 ईयर. 1 ईयर के अंदर अंदर जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, दे आर नोन एज करंट एसेट्स. सो मेनली जो ये करंट एसेट्स होते हैं, दे आर मोर लिक्विड. दैट मीन्स लिक्विडिटी मीन्स कि एनकैशेबिलिटी, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है इनसे हमें वो कम होती है, इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड एसेट. सो दैट इज़ वाई फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उनमें एंड हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को वो अफेक्ट करते हैं. On the other hand, we have current liabilities. Current liabilities क्या होती हैं कि वो liabilities या वो expenses जिनकी हमारे पेमेंट ऑब्लिगेशंस हमें विद इन 1 ईयर फुलफिल करनी पड़ती हैं. लाइक हमारे क्रेडिटर्स हैं और वी आर हैविंग सम एक्सपेंसेस जो हमें विद इन 1 ईयर ही अपने वो एक्सपेंसेस, अपनी पेमेंट लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है. लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल 3 मंथ्स के अंदर हमें पे करना पड़ता है एज वी हैव स्टार्टेड इन +1. So all these things are current liabilities. Now what is net working capital? Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. तो जो ये current liabilities को हमने पे करना होता है, ये अमाउंट हम कहाँ से मेनली जनरेट करते हैं, करंट एसेट से जो होता है हमारा अमाउंट. एंड जो अगर हमारे पास करंट एसेट से अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो वी कैन गो फॉर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट से जो होती है, प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, उनसे हम बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे भी करंट लाइबिलिटीज़ की ऑब्लिगेशंस मीट करते हैं. सो मेनली नेट वर्किंग कैपिटल हमारे लिए कब बेनिफिशियल होती है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जब हमारे करंट एसेट्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू current liabilities. Next we'll discuss operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल मेनली क्या होता है कि जब हमने अपना व्हेन वी स्टार्ट, हमने कैश की इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है अपनी एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, एंड हम रिटर्न कब जनरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग द कैश to and it ends on generating the returns from that cash that has been invested. So इसका साइकिल किस वे में फॉर्म होता है, फर्स्टली कैश, देन रॉ मटेरियल्स. कैश से हम क्या बाई करते हैं, रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल से हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी फिनिश्ड स्टॉक नहीं होता है, बट वो रॉ मटेरियल्स को हमने प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट कर दी है, वी विल से दैट इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. देन वील फॉर्म फिनिश गुड्स from work in progress. Then we'll get bills receivable. अगर वो जो हमने फिनिश गुड्स अपनी सेल की है उससे हमें पेमेंट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कैश में पेमेंट नहीं मिल रही है, बट लाइक वो हमने क्रेडिट पे हमने सेल की है फिनिश गुड्स, तो उस केस में क्या होएगा, हमारे डेटर्स जनरेट हो जाएंगे विच विल कॉल एट सन्ड्री डेटर्स. और वो जो सन्ड्री डेटर्स हैं उनको हम क्या दे देंगे, बिल्स इशू कर देंगे कि आपको फिक्स पीरियड 3 मंथ्स के बाद अपनी पेमेंट जो है वो करनी है. एंड 3 मंथ्स के बाद ये बिल्स रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. इससे पहले अगर हमें कैश में चाहिए तो हम बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल वेयर कैश हमने इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल बाई किए, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, देन इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स हमने इधर वी कैन डायरेक्टली सेल इट ऑन कैश, तो डायरेक्टली ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वी आर सेलिंग इट ऑन क्रेडिट तो हमारे डेटर्स जनरेट होंगे, एंड इन डेटर्स को हम बिल्स इशू करेंगे तो ये बिल्स हमारे जो हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज़ नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल.
देन इज नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होएगी वहाँ पे, बिकॉज डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं लाइक रेंट वगैरह है और अदर एक्सपेंसेस, फिनिश गुड्स जो हैं उनकी नीड भी ज़्यादा होएगी, रॉ मटेरियल की नीड भी ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। वहाँ पे रॉ मटेरियल की नीड कम होएगी, तो वहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस होएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, डेफिनेटली लार्ज स्केल पे जो वर्क कर रहे हैं उनको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू दोज ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल। बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मीन्स कि बिजनेस साइकिल होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बूम होता है, दैट मीन्स बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, देन देयर विल बी अ पॉइंट वेयर देयर इज़ डिप्रेशन, दैट मीन्स बहुत डाउन हो गया बिजनेस। तो इन केस ऑफ बूम सेल्स ज़्यादा होती हैं, सेल ज़्यादा होंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी एंड प्रोडक्शन विल बी मोर, तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स भी हमें ज़्यादा चाहिए, सो वर्किंग कैपिटल विल बी मोर, बट इन केस ऑफ डिप्रेशन पीरियड वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। देन इज सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स मीन्स कई बिजनेस होते हैं जो कि सीज़न पे डिपेंड करते हैं, लाइक रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग रेनी सीजन पे डिपेंड करती है। सो इन केस ऑफ पीक सीजन मीन्स जब रेनी सीजन है उस टाइम पे इनकी डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की, तो वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी ज़्यादा होंगी। बट इन केस ऑफ लीन सीजन, दैट मीन्स जब सीजन नहीं है, ऑफ सीजन, तो वर्किंग कैपिटल की डिमांड कम होएगी। Then is production cycle. Production cycle is mainly the time gap between receipt of raw material, जब हमने raw material procure कर लिया, till converting it into finished goods. अगर हमारा production cycle lengthy है बहुत ज़्यादा तो हमें working capital उतनी ही ज़्यादा required होएगी as compared अगर हमारा production cycle कम है, इतना lengthy नहीं है, हमारा जल्दी raw materials finished good में convert हो रहे हैं। Then is credit allowed. क्रेडिट अलाउड मीन्स कि अगर हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे डेटर्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे, सो इन दैट केस हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ होएगी अगर हम क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो क्रेडिट अलाउड जितना ज़्यादा होएगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी। देन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इफ़ अ कंपनी हैज़ फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की उनके पास पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल, तो दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल्स, बिकॉज वो फिनिश गुड्स एंड बना के रखेंगे कि फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अभी से प्लानिंग करेंगे, सो दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। देन इज़ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई आप किसी इंडस्ट्री में रन कर रहे हो एंड वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो इन दैट केस यू हैव टू बी श्योर कि हमारे पास जो फिनिश गुड्स हैं वो सरप्लस में हो, ताकि जब भी सरप्लस डिमांड आए हम उसको मीट कर पाएँ। तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसके कारण हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती है एज पर दी डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। देन लास्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होती है वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन मीन्स कि राइज इन प्राइसेस। नाउ अगर हमारा लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ होएगी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी टू मीट दैट इन्फ्लेशन जो राइज इन प्राइजेस हो रहा है हमारा। सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। विद दिस अवर चैप्टर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ओवर. Till then we'll cover next chapter in next video. Till then, take care.